अच्छा बच्चे देखें, जो 14 का जो है ना, एक्सरसाइज 14 चैप्टर 14 है। सर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। नंबर 9 आपके पास है स्क्वायर रूट 3 टेन एक्स माइनस सीकेंड एक्स माइनस 1। अच्छा बच्चे, इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इक्वेशन तो आपको याद है जिसमें इक्वल्स टू का साइन, इसे हम कहते हैं इक्वेशन, ऐसा ही है ना। जी सर। इक्वल्स टू का साइन हो, इसे हम कहते हैं इक्वेशन। और आपने इन्हीं चैप्टर 4 में अलजेब्रिक इक्वेशंस पढ़ी हैं। तो यहाँ पर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन भी ये है कि एनी इक्वेशन इन विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर इन्वॉल्व और कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 है, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो अच्छा बच्चे, आप देखिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। हमने कोशिश करनी है कि जैसे अलजेब्रिक में इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है, याद है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। आप इसका फैक्टर बनाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें वेरिएबल एक है। इसमें भी हमने क्या करना है कि इसमें एक ही वेरिएबल बनाना है। अब यहाँ देखिए 10x भी है, सीकेंड एक्स भी है। तो हमने कोशिश करनी है कि इसमें एक वेरिएबल हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखें, ये स्क्वायर रूट 3 टेन एक्स, ये बात आ गई समझ में? जी सर। अच्छा, अब आप दोनों तरफ कर देंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब ये स्क्वायर रूट 3 टेन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, आप देखिए स्क्वायर से अपना स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3, और ये टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2ab। यहाँ राइट पे फार्मूला खोल देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा देखिए, जैसे आपको ने बताया कि आपने कोशिश करनी है कि पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। अब यहाँ पर टेन भी और सीकेंड भी है। अब सीकेंड को हम टेन थोड़ा बनाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ सीकेंड स्क्वायर एक्स है, जबकि यहाँ पर सीकेंड एक्स है। तो आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है ना कि वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स आपके पास आ जाएगा और माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला हमने यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3, देयरफॉर 3, तो 10 की जगह आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, और राइट 1 प्लस 2 सीकेंड एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 सीकेंड एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखें पूरी इक्वेशन को ना, क्योंकि हमने बनानी यानी इक्वेशन बनानी है और स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये राइट में सीकेंड, ये आगे माइनस हो जाएगा माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स, और फिर ये राइट पे 2 सीकेंड है, लेफ्ट पे आगे माइनस 2 सीकेंड एक्स हो जाएगा। ये -3 और प्लस 1, 1 भी आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेकंड एक्स माइनस 4। अब 2 कॉमन आ रहा है ना, जी 2 कॉमन ले लें तो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंड एक्स। अब 2 1 डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स। अच्छा बच्चे, ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ सीकेंड एक्स। अगर फॉर एग्जांपल ये करना है, अगर आप समझाने के लिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको सपोज कर दूं, देखें कि सीकेंड स्क्वायर एक्स अगर आप सपोज कर लें, देखें टी, तो देखें यहाँ आ जाएगा, देखें टी स्क्वायर माइनस टी और माइनस 2, ये आ जाएगा ना इक्वल टू 0, ऐसा ही है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये अलजेब्रिक है, ये इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जैसे आप इसके फैक्टर बना सकते हैं, इसके भी फैक्टर बना सकते हैं। तो इसके देखिए फैक्टर बन जाएंगे 2 1 2। तो सर इसमें वो भी तो कर सकते हैं ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी तो लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस सीकेंड एक्स माइनस 2 सीकेंड, और माइनस देखे ना, -2 में से प्लस सीकेंड का तो माइनस सीकेंड आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आप लगाना चाहेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप यहाँ पर ये लिखेंगे, अगर लगाना चाहें कि वी नो दैट, यहाँ करके इक्वल टू सीकेंड सेकंड एक्स और ऐसे डिवाइडेड बाय 2 नहीं, वहाँ पे लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जी मैं कह रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। नहीं, मुश्किल नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना, मुश्किल नहीं हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो ए हो जाएगा वो हो जाएगा 1,
सीकेंड स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 1, बी हो जाएगा आपके पास ये -1 और सी आपके पास हो जाएगा -2। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या? इससे भी ठीक दो है, ठीक वैल्यूज आ जाएंगे। बहरहाल ये फैक्टर हमने बनाए हुए हैं, तो पहले दोनों में हमारा सीकेंड एक्स, तो यहाँ आ जाएगा सीकेंड एक्स और +1 और यहाँ से -2 कॉमन और सीकेंड एक्स +1 इक्वल टू 0। जब बच्चे आप देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है सीकेंड एक्स +1 ना, तो सीकेंड एक्स -2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा सीकेंड एक्स और +1 इक्वल टू 0। जी सर। ऐसा ही है। अब हम देखेंगे इधर ये आ जाएगा सीकेंड एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। और जब देखिए सीकेंड एक्स है, सीकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस होता है ना। सेकंड का cos हाँ, तो ये cos x हो जाएगा आपका 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। 1/2। अच्छा बच्चे अब आपको ना यहाँ पे सर ने बताया होगा कि जब भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए जैसे आपको याद होगा ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 और ये होता है 2π। जी चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आपने क्या करना है सबसे पहले ढूंढना होता है रेफरेंस एंगल। क्या ढूंढना होता है? रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल ना, ये रेफरेंस एंगल कहते हैं ऐसा एंगल जो फर्स्ट इसमें हो। बात फर्स्ट नहीं है सर, सॉरी। ये रेफरेंस एंगल होता है, ठीक है। तो क्या होता है रेफरेंस एंगल? ऐसा एंगल जो लेस देन 90 हो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसे हम कहते हैं रेफरेंस एंगल, ठीक है। आई बात समझ में? जी सर, आगे। अच्छा अब बच्चे देखें, अब ये cos 1/2 है, तो cos किस किस में पॉजिटिव होता है? cos होता है पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में और और तीसरे में, चौथे में। चौथे में सॉरी। अच्छा अब आपने करना क्या होता है बच्चे कि ये तो आपके पास आ गया रेफरेंस एंगल ना, ये जी रेफरेंस एंगल आ गया, ये नहीं समझो रेफरेंस एंगल, समझो थीटा जैसे ये रहा ना, थीटा या एक्स। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं कि रेफरेंस एंगल को पाई में से माइनस कर देते हैं, पाई में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई में हम ऐड कर देते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या कर देते हैं 2π फोर्थ में माइनस कर देते हैं 2π से माइनस। ठीक है। ठीक है। जी सर। अच्छा अब cos x है 1/2 ना, तो एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक ये किसमें है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस सर अगर ये जिस तरह -1/2 होगा तो फिर हम उस वो देखेंगे जिसके अंदर माइनस कॉज हो। हाँ, ये अगर अभी आपको बताया अगर माइनस भी होगा ना, तो आप हमेशा रेफरेंस एंगल निकालेंगे। आपको अगर माइनस होगा तो ये या तो सेकंड में होगा या थर्ड में भी, वो भी आपको समझाता हूँ पहले ना, तो ये पहले प्लस वाला समझा दो, ठीक है। वो भी आपको समझाऊंगा मेन असल में, इसी वजह से मैंने ना ये इसकी पहले प्लस की वैल्यू ली, यानी ये वैल्यू ली है सीकेंड एक्स -2 सीकेंड एक्स +1 पहले कॉमन आ रहा था। अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस cos x is positive for quadrant with reference angle x is equal to, अच्छा cos 1/2 होता है जब π/360 हो, क्या होता है? अच्छा अब एक तो कोई ये रेफरेंस एंगल खुद ही x 1/2 जो cos x 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है नहीं, एक तो यही आ जाएगा। तो देयरफॉर देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास आ जाएगा, देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आ जाएगा, एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है। ये किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ लिख लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए वो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, मैंने बताया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा उसको 2π में से माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे 2π माइनस π/3। यहाँ पे होगा एलसीएम 3 + 6 क्या आएगा 5π/6, यानी 2π बेसिकली होता है 360 और 360 - 60 होता है यानी बेसिकली 300। तो ये आपके पास आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपने कहा ना, देखिए जैसे यहाँ पर ये होता है फॉर एग्जांपल cos x होता है -1/2, क्या हो जाता है -1/2। अब देखिए cos नेगेटिव, देखे ना cos एक तो नेगेटिव, ये तो हो जाएगा रेफरेंस एंगल थीटा। यहाँ पे हम पाई में से माइनस करेंगे, यहाँ पे पाई में ऐड करेंगे और यहाँ पर 2π में से माइनस करेंगे, ठीक है। ये हो गया ना आपका, देखिए ये 0 है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 यानी 270 और ये 2π। अच्छा बच्चे आप देखिए अगर माइनस भी होगा ना, जैसे ये cos x है -1/2, इसमें भी हम ये लिखेंगे कि सिंस cos is negative in second and third quadrants
रेफरेंस एंगल। उम्र चाहे प्लस है चाहे माइनस है, आपने हमेशा रेफरेंस एंगल की वैल्यू निकालनी है, और रेफरेंस एंगल हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो आपने नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर देना, नेगेटिव साइन को क्या कर देना है, नेगलेक्ट नेग्लेक्ट। कर देंगे। ये 1/2 होगा π/3, रेफरेंस एंगल π/3 हो जाएगा। तो बात आई आ गई समझ में? जी सर। आपने हमेशा रेफरेंस एंगल ढूंढना है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस। प्लस हो तो ज़्यादा को हो गया अंडरस्टूड है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। असल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो अब ये रेफरेंस एंगल आ गया π/3, मगर है ये किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में और थर्ड में है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, x इज इक्वल टू -60 120 है, तो cos 160 होता है। ठीक है सर, समझ गया मैं। ठीक है सर। अब देखिए 3 एलसीएम आएगा 2π/3, एक आंसर ये आ गया, ठीक है। यानी अब हमने उसमें देखना जिसके अंदर कॉस नेगेटिव होता है, तो फिर उसके साथ उसको माइनस कर देना। नहीं तो ज़्यादा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, तो जी सेकंड सर। क्वाड्रेंट में हमेशा वैल्यू ये इस तरह फाइंड करेंगे। आपने हमेशा ये रेफरेंस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का ढूंढ लेना है, और जो भी आएगा उसको देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से माइनस कर देना है, थर्ड में पाई में ऐड कर देना, और फोर्थ में 2 पाई में से माइनस कर देना, ठीक है। ठीक है सर। मगर रेफरेंस एंगल आपने हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का देखिए, यहाँ पे माइनस था ना, ये रहा देखिए यहाँ पे क्या था, cos x इज इक्वल टू -1/2 था। -1/2। आपने माइनस को निगलेक्ट करके रेफरेंस एंगल ही ढूंढना है। तो मगर क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में थर्ड में है, तो सेकंड में पाई में से माइनस कर देंगे, ठीक है। और फोर अब थर्ड में क्या कर देंगे, पाई में ऐड कर देंगे। ठीक है सर। थर्ड क्वाड्रेंट देखिए एक्स आपके पास आ जाएगा पाई प्लस, ठीक है, यानी पाई प्लस π/3। तो पाई 180 या 180 प्लस 60 220, ठीक है। नहीं 180 प्लस 60 240, तो cos 240 भी -1/2 होता है। तो यानी कि 3 एलसीएम आ जाएगा, तो आ जाएगा 4π/3। आगे बात समझ में? जी सर। ठीक है। अच्छा यहाँ तो देखिए हमने ये वैल्यू निकाली है ना, ये आ गई, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की आ गई π/3 और फोर्थ क्वाड्रेंट की आ गई 5π/3। एक तो वैल्यू ये थी, दूसरी वैल्यू देखिए क्या थी, secant x + 1 था, secant x + 1। अब देखिए secant x + 1 ना, तो अब देखिए ये क्या होता है। इसको भी 0 के एक रख के करेंगे। हाँ ये इसका भी आपको चीज बतानी है असल में ना, ये सही में सीधा ये दिया ना, ये पुराना लेक्चर मिटाना पड़ेगा। देख लेते हैं, इसी के बाद वो कर लेते हैं। चलो, जब दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी, दूसरी वैल्यू सीकन secant x -1 इक्वल टू 0। secant -1 थी शायद -1 थी। जी। जी सर, देख लें सर। और secant x + 1 था, secant x + 1 बस। +1 इक्वल टू यही थी ना, जी सर। इक्वल टू -1 आ गई। तो secant का रेसिप्रोकल cos होता है ना, जी सर। cos x इज इक्वल टू -1। अच्छा बच्चे अब ये देखिए, ये जो होता है ना, ये होता है कोडेंटल एंगल जो होता है ना, इधर देखें, एक होते हैं कोडेंटल एंगल, क्या होते हैं, क्वाड्रेंट एंगल। कोडेंटल एंगल जो होते हैं, ये देखिए कोडेंटल एंगल, कोडेंटल एंगल जो x एक्सिस और y एक्सिस पे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। y एक्सिस पे। 3π/2। अब बच्चे जो cos x होता है ना, ये होता है कोडेंटल एंगल होता है, तो ये x एक्सिस पे बनता है, क्या बनता है, x एक्सिस पे क्या बनता है। तो cos -1 कब होता है, जब पाई हो, क्या हो, 180। जी सर। ये बात आई समझ में? तो दोबारा बताइएगा। अच्छा देखिए, जो cos -1 है ना, cos -1 होता है 180 के ऊपर, यानी जो cos 180 है ना, देखिए cos 180 ये होता है -1, ये होता है -1। तो ये कोडेंटल एंगल, इसमें वो आएंगे, ये नहीं, ये कोडेंट में नहीं है,
कोडेंटल एंगल हमेशा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे होते हैं, एंगल एट एक्स एक्सिस और वाई y एक्सिस, एक्सिस। इसे हम कहते हैं कोडेंटल एंगल। अब हम यहाँ इसका आंसर यू लिखेंगे, यानी जिस सारी जो इस पे हो, 0 पे हो, 90 पे हो, 180 पे हो, 270 पे हो या 360 पे हो। हाँ शाबाश, ये कोडेंटल एंगल है, ठीक है। ठीक है। और जो जो कॉज है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे कोडेंटल एंगल होता है, और जो साइन होता है वो वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है। यानी सर अगर साइन x एक्सिस पे आ जाए तो 0 होगा वो। हाँ वो जीरो होगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस cos x is equal to -1 is a कोडेंटल एंगल, therefore ये आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा, पाई क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। सही बात समझ में? नहीं इसमें हमने वो इसमें ऐड वैड नहीं करना, वो जो जो रेफरेंस एंगल होते हैं ना वो तो फिर हम निकालते हैं ना, यानी वो कोऑर्डिनेट में होते हैं, या फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो कोऑर्डिनेटल एंगल हमेशा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है। ठीक है सर। अब ये आ गया एक्स पाई। अच्छा आपको सर ने पढ़ाया, जब पढ़ाया होगा तो एक चीज बताई होगी, देखिए जब इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करते हैं ना, सोल्यूशन सेट, तो पहला आपका आंसर क्या आया था? पहला आपका आंसर आया था पाई बाई थ्री, क्या आया था? π/3। पाई बाई थ्री आया था। तो ये पाई बाई थ्री और प्लस साइन और कॉस में 2n पाई ऐड करते हैं, जी सर। ऐड करते हैं 2n/2n। 2n पाई, 2n पाई क्यों ऐड करते हैं? देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप n सपोज करते हैं जनरल सोल्यूशन कहते हैं ना सर इसे? जी, जनरल सोल्यूशन कहते हैं ना? ये जनरल सोल्यूशन। और 2n पाई क्यों ऐड करते हैं? हाँ जो पाई बाई तो जो एक सोल्यूशन है तो उसे कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन, और 2n पाई को कहते हैं जनरल सोल्यूशन। और 2n पाई ऐड क्यों करते हैं? अगर फॉर एग्जांपल n हम ऐड करते हैं 1 तो याद रखिए 2 पाई आ जाएगा, यानी साइन और कॉस की 360 के बाद 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होती है। ठीक है सर। तो ये बताया था, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है कि साइन और कॉस की वैल्यू 2n पाई के बाद, क्योंकि देखें ना ये वैल्यूज मैंने बताया ना, तो आप देखें जैसे जो कॉस आपके पास cos 60 है, ये भी 1/2 है। उसके बाद दूसरी वैल्यू हमने निकाली थी, यानी अपना 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 3 निकाली थी ना, ये आ गई थी 5 पाई बाई 6, लेकिन cos 5 पाई 2 होता है। आई बात समझ में? जी सर समझ। आपने याद रखना कि साइन और कॉस में पीछे 2n पाई ऐड करते हैं, और 2n पाई क्यों करते हैं? क्योंकि साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई होता है। तो सोल्यूशन सेट में एक तो ये आ गया, फिर लिखेंगे यूनियन, दूसरी वैल्यू आपके पास आई थी 5 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई, और यूनियन तीसरी आपके पास देखिए ये आ गई पाई प्लस 2n पाई। यहाँ लिख देंगे एन इंटीजर, एन क्या होगा? इंटीजर होगा। इंटीजर क्या होता है आपको याद है ना? प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। हाँ, हाँ तो ये इसका आंसर है, ठीक है। ठीक है सर। आई बात समझ में? जी सर। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 10। सर जी लॉन्ग शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग आते हैं ये बोर्ड में? ये ज्यादा लॉन्ग में भी आ जाता है, जैसे ये जैसे 9 वाला है ना, ये लॉन्ग में आता है, और जो थोड़े इजी होते हैं वो शॉर्ट में आते हैं, इसमें काम ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे ये 10 है, ये भी ज्यादा लॉन्ग में आता है, cos 2x इज इक्वल टू sin 3x, ठीक है। अब cos 2x इज इक्वल टू sin 3x। अच्छा अब देखें ये आपके पास जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे तो sin 3x। अच्छा अब देखिए इसमें आपने क्या करना, देखें अब देखिए एक तो ये देखिए cos 2x का फार्मूला आपको याद होना चाहिए थी, और दूसरा sin 3x का, तो आपको याद होगा cos 2x का फार्मूला ये होता है, क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, क्या होता है 1 माइनस 2 sin 3x का फार्मूला जो होता है ना, ये होता है आपके पास 3 sin x और माइनस 4 sin क्यूब x। अच्छा आप देखिए जो cos 2x है ना, cos 2x का फार्मूला ये भी होता है cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अच्छा हम लोग मैं ये ये पुट करेंगे तीसरा वाला cos 2x, सोच रहा था। जी मैं सर ये तीसरा वाला सोच रहा था, cos स्क्वायर x माइनस sin। नहीं देखिए ये असल में ना वही ना, तीसरा हमने क्यों नहीं पुट किया, ये वाला क्यों पुट किया है, इसकी वजह देखिए ये है, अब sin 3x का फार्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x।
अब हमने क्या करना होता है कि पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को एक वेरिएबल की फॉर्म में बनाना होता है, या साइन की फॉर्म में या कॉस की फॉर्म में, यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। तो अगर आप ये ठीक। दूसरा दूसरा पुट करेंगे तो वहां पर उसमें कॉस भी आ जाएगा, और ये वाला पुट करेंगे इसमें भी देखिए कॉस है, क्योंकि साइन 3x के फार्मूले में पूरा साइन ही होता है। ठीक है, सही है। तो अब हम यहाँ देखिए cos 2x की जगह पुट कर दिया आपने, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ ना, देखिए साइन अपना cos 2x की जगह लिख दिया 1 - 2 sin स्क्वायर x, और sin 3x की जगह पर 3 sin x और -4 sin क्यूब x। ठीक है, अब इन सबको इधर ले आते हैं, तो 4 sin x क्यूब, राइट पे नेगेटिव है, लेफ्ट पे आ जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 4 sin क्यूब x, और फिर ये -2 sin स्क्वायर x, और ये -3 sin x और +1 = अच्छा उम्र देखिए, आप ये ना आपके पास बन गया क्यूबिक इक्वेशन। क्या बन गया? क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। क्या करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन। अच्छा, इसको थोड़ा आसान करने के लिए, सिंथेटिक डिवीजन थोड़ा आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लेट कर रहा हूँ। देखिए मैं कर रहा हूँ लेट sin x = मैं टी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? sin x में सपोज कर लिया, तो आप देखिए ये आपके पास आएगा देयरफॉर 4t³ आ जाएगा, -2 यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर और -3t + 1, यही आएगा ना? सर ये कोई भी नंबर अच्छा, ऐड कर सकते हैं, ये टी करना है? नहीं, कोई सा वेरिएबल x के अलावा कुछ भी कर सकते हैं, y कर लें, z कर लें, u कर लें, मर्जी आपकी, जो आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब बच्चे देखिए सिंथेटिक डिवीजन में आपको याद है ना, सबसे पहले क्या करते हैं हम, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन आप इसके फैक्टर नहीं बना सकते हैं, तो पहले स्टेप में हम यहाँ पे t की वो वैल्यू पुट करेंगे जो उसको जीरो करेगी। क्या करेगी? जिसको क्या करेगी? जीरो। तो अगर देखिए मैं फॉर एग्जांपल ये करता हूँ कि पुट t = फॉर एग्जांपल 1 करता हूँ, देखिए ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर, देखिए 4 ये 4 1 -2 -3 +1। -1 और प्लस -2 -3 +1, बच्चे देखिए आ जाएगा 5 = 0 = 0, सेटिस्फाई कर रही है ना? जी सर। इसका हाँ सर। मतलब t = 1 इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो अब हम सेटिस्फाई, अब सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस t = 1 satisfaction, therefore applying synthetic division। अच्छा, वो सिंथेटिक डिवीजन के लिए आपको याद है ना क्या करते हैं, इनके लिखते हैं कोफिशिएंट, ऐसा ही है ना? जी सर। t³ का कोफिशिएंट देखिए 4 है, तो ये आपके पास आ गया देखिए 4। अच्छा, फिर t स्क्वायर कोफिशिएंट है 2, तो ये आ जाएगा -2, फिर t का कोफिशिएंट है -3 और कांस्टेंट है 1, ऐसा ही है ना? और सेटिस्फाई किया किसने? t = 1 है, वो आप यहाँ लिख देंगे, याद है ना आपको ये? जी सर, 4 ऐसे नीचे आता रहिएगा। बस, और फिर 4 × 1 = 4, और 4। ऐड का 4 में से 2 गए तो 2, और ये 2 × 1 = 2, और -3 + 2 -1, और ये 1 × 1 = 1 -1, तो ये आपके पास आ गया रिमाइंडर का 0। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि इसे सेटिस्फाई किया, अब देखिए स्टार्टिंग में जो इक्वेशन थी वो थी क्यूब थी, देखे t³ था, t स्क्वायर था, t था, तो अब हम बनाएंगे, इसको लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं द डिप्रेस्ड, जो इक्वेशन चेंज होगी, द डिप्रेस्ड ठीक है, द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, ठीक है, तो डिप्रेस्ड इक्वेशन का मतलब कि आप कोफिशिएंट ये लिखेंगे और ऊपर से एक पावर कम कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4t³ था, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर, और फिर ये 2t और ये कांस्टेंट -1 = 0। बात आ गई समझ? बात आ गई समझ में? जी सर। अब इसके बन जाएंगे फैक्टर, देखिए फैक्टर बन जाएगा 4 × 4 -2t और ये -1, अब यहाँ से कॉमन आ गया, देखिए 4 और t, ये t + t + 1, ठीक है, दोनों को 0 के अब इक्वल दोनों में, जी दोनों में कॉमन t + 1 4t आ गया, -2 4t -2 = 0, अब लिख देंगे इधर t + 1 = 0 आ गया, एक t की वैल्यू आ गई -1, और यहाँ से 4t = 2, 2 to the 4, तो t आपके पास आ गया 1, ठीक है सर। सॉरी 1/2, ठीक है। अब ये t की देखिए 3 वैल्यूज आ गई, एक तो सेटिस्फाई किया था 1 ने, एक आपके पास आ गया -1 और एक आ गया t 1/2, तो पहले आप लिखेंगे व्हेन
t is equal to 1, when t is equal to 1, आपने ये सपोज किया ना कि साइन t is equal, ठीक है, अब देखिए साइन x इज इक्वल टी 1 है। अब देखिए साइन 1 कब होता है, देखिए साइन 1 भी देखिए ये भी क्वाड्रेटिक एंगल है, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये आपके पास आ गया 2 पाई। तो साइन 1 होता है 90 पे, ये भी क्वाड्रेटिक एंगल क्या है, क्वाड्रेटिक एंगल है। अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस साइन x इज इक्वल टू 1 क्वाड्रेटिक एंगल, तो ये आपके पास आ जाएगा x आ जाएगा पाई बाई 2, क्या आ जाएगा पाई बाई 2। इसमें ऐड वैड नहीं करेंगे। दूसरा देखिए -1 है, वो क्या है, दूसरे जब लिखेंगे उसके बाद व्हेन, अब लिखेंगे व्हेन sin x इक्वल टू -1, व्हेन t इज इक्वल टू -1, तो देयरफॉर देखिए ये भी आ जाएगा sin x इज इक्वल टू -1। ये भी क्वाड्रेटिक एंगल, ये भी क्या है, और यहाँ पे होता है, ये भी यहाँ पे होता है 3 पाई बाई 2 पे, तो ये भी आप लिख लेंगे क्वाड्रेटिक एंगल, क्वाड्रेटिक एंगल, तो ये आ जाएगा आपका x आ जाएगा 3 पाई बाई 2 270, तो साइन 270 होता है -1, ठीक है। जी सर। उसके बाद t की क्या वैल्यू आई है, बाद सर आई थी t की वैल्यू 1, वो 1/2 है, अब क्या है 1/2। अब लिखेंगे हम व्हेन t इज इक्वल टू, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा देयरफॉर sin x इक्वल टू 1/2। अच्छा बच्चा, आप देखिए जो साइन है ना, देखिए आपको याद है ये 0, ये आपके पास देखिए ये 0 है, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, तो साइन पॉजिटिव होता है एक फर्स्ट में और एक इसमें तीसरा में ना, मैं रेफरेंस निकालेंगे जी। अब वो कह रहा हूँ इसमें रेफरेंस एंगल निकालेंगे अब। हाँ इसमें रेफरेंस एंगल निकालेंगे, तो साइन रेफरेंस एंगल क्वाड्रेटिक एंगल नहीं है ना ये जी, तो ये साइन x/2 जो 1 होता है नहीं होता पाई बाई, इस पे रेफरेंस एंगल जो है ना ये हो जाएगा पाई बाई 6, क्या हो जाएगा 5/6। और एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दूसरा सेकंड में, तो सेकंड में पाई में से आप माइनस कर देंगे पाई बाई 6, ठीक है ये रहा, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस साइन x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट रेफरेंस एंगल x इज इक्वल टू पाई बाई 6, एक तो ये पाई बाई 6 क्योंकि प्लस, अगर देखिए ये माइनस होता है ना साइन x -1/2, तो फिर एक आप लेते हैं सेकंड में, थर्ड में और एक फोर्थ में लेते हैं, ठीक है, यानी जो थर्ड में पाई में ऐड कर देते हैं और इसमें पाई में से माइनस कर देते हैं 2 पाई में, ठीक है। तो मगर क्योंकि ये यानी 1/2 प्लस का है, तो एक ये फर्स्ट में सेकंड में, तो फर्स्ट में देखो खुद ही जो रेफरेंस एंगल आंसर आ जाएगा, तो देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर ही आ जाएगा x इक्वल टू पाई बाई 6, एक तो ये आ गया, और फिर सेकंड क्वाड्रेंट से आपको पता चलेगा पाई माइनस पाई बाई 6, तो जो 6 एलसीएम आ जाएगा तो 5 पाई बाई 6 आ जाएगा, ठीक है, और 150। अच्छा बच्चे कई दफा ना क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन है बना जो 3 लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस, तो कई दफा ना आपको ये अगर लिखा होगा भाई सेटिस्फाई भी करें, तो फिर जो आंसर्स आते हैं ना उसमें चेक करके, यानी पुट करके चेक करने पड़ते हैं, आई बात समझ में, इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेंगे वो आपका आंसर होगा। तो अब देखिए इसका जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे, पहला आपका देखिए आंसर आया पाई बाई 2, ठीक है, तो सोल्यूशन सेट जब आप लिखेंगे, एक पहला आपका पाई बाई 2 प्लस दूसरा आ गया था 3 पाई बाई 2 प्लस 2n, तीसरा पाई बाई 6 और प्लस 2n, और n बिलोंग्स टू z, यानी n जो है यहाँ पर इंटीजर आ गया, ठीक है। लेकिन आप ये बाकी आप ट्राई करना, इसके ऐसे इतने मुश्किल नहीं, आसान ही है, तो जो हो जाएंगे ठीक है, बाकी फिर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट करवा दूंगा, ठीक है सर। अच्छा।